सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूँगा जो आयोजक हैं नीलेश भाई और साथ में उनके दिनेश भाई कि आपने कार्यक्रम रखा, आपको साधुवाद है। और जितने भी हमारे महान योद्धाएं, महान पुरुष, महान महिलाएं हुई, जिनके परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर हम खड़े हैं, उन सभी को भी मैं नमन करता हूँ। उन सभी को उनके प्रति अपना प्रेम और श्रद्धांजलि और सम्मान करता हूँ। साथियों, पीछे तक आवाज आ रही सब दोस्त? ऐसा सब लोग आगे आ जाओ, क्योंकि जो चर्चा का मौका दिया है, आप सब लोगों ने अपना समय दिया, हम लोग यहाँ पर आए। और ये आज से नहीं, करीब पिछले 10 सालों से गुजरात में मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे भाई और बच्ची, हम लोग बहुत जगह जाते हैं। तो इसका उद्देश्य सफल होना, तब लगेगा कि हमने अपने साथ कुछ न्याय किया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हमारे दिमाग में, हमारे प्रयासों में, हमारी सोच में ये बात नहीं बैठ जाएगी कि जो मैं काम कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसका परिणाम निकलना चाहिए, तब तक हम उस कार्य के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग और हम सभी लोग इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करें। गलत तो नहीं क्या? गलत तो नहीं बात? सही बात। जो विषय नीलेश भाई ने बताया उसको मैं बात करूंगा, क्योंकि वो विषय ऐसा नहीं है कि वो एक आइसोलेशन में अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके आसपास चारों तरफ एक पूरा आवरण है, एक पूरी भूमिका है। वो भूमिका हम समझेंगे तब हमें समझ में आ गया कि उस विषय का क्या महत्व है। तो मैं आप समझिए स्पीच नहीं होगी, कुछ अलग तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, कुछ आप लोगों से सवाल पूछूंगा, कुछ अपनी बात रखूंगा और एक आपस में एक विचार विमर्श का हम एक माहौल यहाँ पर बनाएंगे, जिससे हमें समझ पाए कि ये विषय इतना गंभीर क्यों है। भाई प्रदम जी ने आपके बीच कुछ बातें रखी, बताया कि भोजन मूवमेंट क्यों जरूरी है, क्या कमियां हैं, बहुत सारी चर्चा होती रहती है अलग अलग प्रोग्रामों में, और हर बार एक नए हम निष्कर्ष पर निकलते हैं कि यहाँ ये कमी रही, यहाँ ये गलतियां रही, इस कारण से वो मूवमेंट वहां सफल नहीं हुआ। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम भी अपने उद्देश्य के प्रति कमिटेड हैं कि हमें सफल होना है। पूरे 10 साल का जो गुजरात का अनुभव रहा है, ऐसा कोई संगठन नहीं रहा, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे जिनके संपर्क में हम नहीं। ये आपके सामने पवित्र है, मैं बात रखना चाहता हूं। लेकिन ऐसी कोई बेड़ियां नहीं रही, ऐसा कोई मोह नहीं रहा, ऐसा कोई व्यक्तिगत प्रेम नहीं रहा कि जो हमें वहां रोक पाए जहां हमें लगता है कि यहाँ उद्देश्य पूरा नहीं है। ऐसा नहीं, हमेशा ये रहा कि क्या यहाँ पे क्या करना है। ऐसा क्यों है कि इतना सालों बाद भी लोग जब मेहनत कर रहे हैं, जब अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, हमारे लोग, आपको मैं भाई ने उत्तर प्रदेश की बात करी, मैं बताता हूँ वहां जो मूवमेंट सफल हुआ, लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई, लोग मर गए, खाने के लिए घर पे उनके रोटियां नहीं थी, बच्चों का पता नहीं था क्या कर रहे हैं, लेकिन एक उनके दिमाग में बाबा साहब के प्रति जो प्रेम का, जो आदर का भाव था, जो मूवमेंट स्टार्ट किया काशीराम जी, उनकी बातों से मोटिवेट हुई। वो यही था कि ये समाज के आत्मसम्मान का संघर्ष है और अब समय आ गया है हमें अपने समाज को वो आत्मसम्मान वापस लाना। इसलिए तो यहाँ पर अलग अलग संगठनों में मैंने देखा तो लोगों में क्या है, एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा का एक माहौल बन के खड़ा हो। अलग अलग छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे ग्रुप
क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोई एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं। मैं एक संगठन में गया, वामसेफ के नाम से चलाते हैं, वहां गया तो पूरी तरीके से दूसरे समुदायों के, दूसरे संगठनों के बारे में नकारात्मक भाव। दूसरी जगह गया, वहां पता लगा उनके बारे में नकारात्मक भाव। अगर ये हम हर जगह नहीं जाते तो पता ही नहीं लगता कि दोनों तरफ क्या बात चल रही है, और उनको जो जोड़ने का काम है, जो हमने बीड़ा उठाया है, वो हम काम नहीं करते। साथियों, एक आप लोगों का सवाल है, अपने घर से आप लोग चल के आए, कुछ लोग पैदल भी आए होंगे आसपास के, कुछ लोगों ने वाहन यूज किया होगा, बाइक या कार यूज करी होगी। तो आप मुझे बताओ कि उस कार को जो आप चलाते हो या उस बाइक को जो चलाते हो, चाबी लगाई, सेल्फ लगाया और चल पड़ी, वो जो गाड़ी चल रही है, उस कार के अंदर ऐसे कितने पार्ट हैं जिनसे मिलकर वो कार बनती है? आपको जानकारी होगी, बताइए। कार में कितने पार्ट होते हैं अलग? कोई भी एक भाई बताइए। इंजन होता है, इंजन होता है, टायर्स होते हैं, गियर होता है, क्लच होता है, पूरी बॉडी होती है। मेरी बात समझ लिया? अगर इन सारे पार्ट्स को आप खोल के अलग अलग छोड़ दो, गियर वहां पड़ा है, इंजन उधर पड़ा है, टायर वहां पड़े हैं, तो क्या वो कार में बैटरी लाइफ हो पाएगी? क्या वहां से चलकर यहां पहुंच पाते आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या ऐसा हो पाता? क्यों नहीं हो पाता ऐसा? क्या इंजन का रूप बदल गया? क्या इंजन की क्वालिटी खत्म हो गई? क्या इंजन दूसरा हो गया? ऐसा तो नहीं है। क्या जो टायर का क्वालिटी है, वो टायर की क्वालिटी खत्म हो गई? ऐसा तो नहीं था ना। क्या हुआ था ऐसा कि आप वहां से चल के यहां नहीं आ पाते? क्या था? विभाजन हो गया। इनके लिए जोड़ आप ताली बजाइए। विभाजन, एक शब्द में सब कुछ है। उस टायर का महत्व है, उस गियर का महत्व है, उस इंजन का महत्व है, लेकिन वो उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो टायर अपनी जगह पर बैठेगा, वो इंजन अपनी जगह पर बैठेगा, वो गियर अपनी जगह पर बैठेगा, वो सारे एक दूसरे का उद्देश्य पूरा करेंगे। एक बात आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इंजन केवल अपना काम करके छूट गया, वो इंजन उससे जुड़ा। टायर कब चल पा रहा है? जब इंजन उसको पावर दे रहा है। गियर में आप अलग अलग गियर चेंज कर रहे हैं, तब उसकी स्पीड कम ज्यादा होगी। उन सभी ने कॉमन उद्देश्य पाया, क्या था? गाड़ी को चलाना है, और उस उद्देश्य के लिए सारे कम्युनिकेट हो गए, एक सूत्र में बन गए, एक साथ आ गए, तो गाड़ी चली, फलाटे से दौड़ी और आप लोग यहां। ये बातें मैं आपको उदाहरण के तौर पर ले सकता हूं। पिछले 2,500-3 हजार सालों से जो मूवमेंट चल रहा है, क्या मूवमेंट, क्या उद्देश्य है उसका? आप बताइए मुझे। कोई भाई ने शासन बोला है, शासन करना है, और कोई बताएगा? कोई भी एक व्यक्ति बताया बनाए रखना है, इसको बनाए रखने के लिए वो लोग बना। चलो ठीक है, शासन करना है, शासन करने का भी एक उद्देश्य होता है। तो एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हमें आज क्यों रखना चाहिए। वही आज से 2,500 साल पहले बात थी, वही 3,000 साल पहले बात थी। सारा का सारा खेल है आत्मसम्मान के लिए, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए, किसी भी तरह का अन्याय ना हो, उस अन्याय के खिलाफ कोई ऐसी विचारधारा जो लोगों को असमान बनाए, जो शोषण करे, जो अपने हित के लिए बाकी को बलि चढ़ा दे, उन सब को ना होने दे। इसलिए एक सारा का सारा मूवमेंट, ये सारा का सारा आंदोलन चल रहा है। और शासन व्यवस्था पर कब्जा करना, ये शासन व्यवस्था, कब्जा शब्द ना यूज करूं, शासन व्यवस्था को अपने इस उद्देश्य के लिए अपने पास लाना ही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये हमारा। जिस दिन हमारे समाज ने आज के समय में सोच लिया कि मेरे 2 हाथ पैर हैं, मेरा शरीर उसी तरह पैदा होता है जिस तरह बाकी का हो रहा है, मुझे भी वही चीजें खाने से ऊर्जा मिलती है, दूसरे को मिलती है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझे आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। जिस दिन ये आत्मसम्मान को आप लोगों ने कर लिया, आप ये मूवमेंट ऐसा की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे
समाज में समानता प्रेम करना फैलाने वाले आप ही लोग, आप ही लोग होंगे। तो आज हमें क्यों करना चाहिए, हमें बहुजन मूवमेंट क्यों करना चाहिए, बहुजन क्यों बोला, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुजन शब्द तथागत बुद्ध ने दिया। जिस समय आडंबर अंधकार की पराकाष्ठा की, ब्राह्मणवाद अपने चरण पर था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाजों को बांटा जा रहा था, असमानता और पता नहीं किस किस तरीके के उनके सामने लोगों को बांटने के तरीके लाए गए थे, तब बुद्ध आए और उन्होंने बोला कि सभी समान, और सब जब सब समान है तो सबको किस तरह से हम उनको अधिकार देंगे, उनको समानता के आधार पर बेहतर समाज देंगे, किस तरह करेंगे। समाज के अच्छे लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ऐसा हम काम करें जो बहुजनों मतलब बहुसंख्यक लोगों का भला करे, क्योंकि चंद लोग तो ऐसे हमेशा रहेंगे जिनके दिमाग में कीड़े रहेंगे, चंद लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जो शासक बन के बैठेंगे और बोलेंगे नहीं मेरी गुलामी करो। तो बहुजन शब्द उन्होंने दिया, बहुजन खाए बहुजन खाए। इसलिए हम आज बहुजन को अपने आज के मूवमेंट में भी यूज करते हैं। इस बहुजन का आज का मतलब भी यही है, समाज के मेजोरिटी ऑफ द पीपल का भला होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को एक साथ एक पैमाने पर नहीं कर सकते। उस मेजोरिटी में वास्तव में कोई जाति की बाउंड्री भी नहीं है एक्चुअली तो, लेकिन क्योंकि एक वर्ग विशेष जाति आधारित समाज के कारण अपने आप को शासक समझ बैठा है, अपने आप को समझ के बैठा है, बन के बाकी बहुसंख्यक लोगों का अपमान करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, समानता करता है। इसलिए बाकी सब लोगों को बहुजन शब्द के आधार पर, बहुजन भावना के आधार पर एक साथ आ जाना चाहिए। केवल इतना इसका तो मैंने आपको बताया कि हमें क्यों संघर्ष करना चाहिए। आत्मसम्मान के लिए आप लोग किसी से कम नहीं है, ये भावना पैदा करो। मूवमेंट को मैं देखा अलग अलग तरीके से, चारों तरफ आप देखिए अलग अलग उद्देश्य बताए गए, लेकिन मैं तो मानता हूं कि इंसान का आत्मसम्मान अगर इस आधार पर वो अपने संघर्ष को आगे लेके जाएगा, तो जो आंदोलन मांगने का लोग बताते हैं, जो आंदोलन बताया जाता है कि खास उद्देश्य के लिए, वो आंदोलन व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल होगा, वो आंदोलन प्रेम का आंदोलन होगा, और वो आंदोलन गर्व करने का आंदोलन हो जाएगा, जिस पर लोगों को शर्म होती है कि हमें बताएं कि हम बड़ा बड़ा मूवमेंट में काम करें। गर्व करने का मूवमेंट, गर्व क्यों करने का मूवमेंट है? गर्व करने का मूवमेंट है कि आप किसी को मिटाने के लिए नहीं निकल रहे, आप तो बनाने के लिए निकल रहे। गर्व करने का मूवमेंट इसलिए है क्योंकि भारत देश की बात करें तो भारत देश लोगों से मिलकर बनता है, और उस लोगों में 80% लोग जो हैं वो बुरी से बुरी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास अधिकार नहीं है, अपमानित हो रहे हैं। उनको हम 80% लोगों को जब स्वाभिमान पैदा करेंगे, जब उनके अंदर ये भावना पैदा करेंगे, ये देश आपका है, ये अधिकार सारे आपके हैं, तो इस भारत का भला होने वाला है। भारत देश के लिए आप लोग काम कर रहे होंगे, वो जब हमारा देश के मूल्यों पर बन जाएगा तो पूरे संसार के सामने वो धर्म पेश करेगा जो हमारे महापुरुषों ने देखा। तो पहली बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी के दिमाग में बात थी भी, निकाल दीजिए। बहुत ही ज्यादा पाप, बहुत ही ज्यादा सम्मान करने योग्य, बहुत ज्यादा अपने पर गर्व करने वाले ऐसे मूवमेंट का आप लोग हिस्सा, ऐसे मूवमेंट का। अब दो कदम आगे बढ़ता हूँ, समय अगर होगा बता देना, मैं समाप्त कर दूँ अपने बात को, इतना ही छोटा करके पेश करूँ। आप लोग में से मुझे ये बताइए कि क्या कोई इतिहास को बदल सकता? कोई भी एक व्यक्ति इतिहास को बदल सकते हो भाई? पीछे बैठो, कोई नहीं बदल सकते ना। क्या कर सकते हो इतिहास से? भाई ने पता, इतिहास का एनालिसिस करो, इतिहास को पढ़ो, इतिहास से आप सीख सकते हो उस समय क्या गलतियां हुई, क्यों हारे, क्यों ऐसे करते हैं, हम कंडीशन में आए, क्यों अधिकार चले गए, उन गलतियों को आज नहीं करना है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इतिहास से सीखा जा सकता है। तो हमें क्या करना है इतिहास से? कितना देखना है इतिहास को? केवल वहीं तक, इससे आगे नहीं।
इससे आगे क्या होता है? इतिहास की बातों को याद कर करके वर्तमान में वो झगड़े करते हैं। इतिहास में क्या हुआ? अरे इतिहास में उस समय जो कंडीशन थी उस समय उन्होंने किया होता। और आज वास्तव में कुछ देर है कि आज हमें बहुत कुछ मिला है। एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, हम जो आज हैं, आज जो हमारी कंडीशन है, क्या वो आज सुबह काम किया और हमारे लोग हो गए? ऐसा है क्या? आपके पास जो आज अधिकार है आज के आज मिल गए आपको? ऐसा भी नहीं। आप जो आज हैं, इतिहास में आपने जो किया, आपने मतलब हमारे पूर्वजों ने या किसी ने भी जो इतिहास में उन्होंने कार्य किया उसका परिणाम है कि आज हम इस इतिहास में रहते हैं। हम इतिहास को बदल नहीं सकते। अब हमें क्या करना है? उस इतिहास से सीखते हुए जब उन्होंने हमारे लिए किया, हमें एक सम्मानित जीवन दिया, उस इतिहास से सीखते हुए अच्छी बुरी दोनों बातें सीखते हुए ये जो भविष्य बैठा है उसको हम क्या देंगे ये हम आज में तय करेंगे। ये हमारी जीवन है, ये हमें आज में तय करना है। क्यों? क्योंकि आप जो आज करोगे, हम जो आज करेंगे, ये हमारा कल बनाएगा। आज का परिणाम भी आज में नहीं आएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, प्रकृति में भी ऐसा ही है। तो हम इन बातों को समझें। ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको दिखता है कि आत्मविश्वास क्यों है, आपको लग रहा होगा हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात क्यों करते हैं। इंजल भाई यहाँ बैठे, आप लोगों ने देखा होगा क्यों ऐसा है। या हम क्या, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिग्नेश भाई, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अंदर से फील होता है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान फील होता है। ये महसूस होता है कि मैं सही हूँ, मैं सही जगह काम कर रहा हूँ। और जब ये महसूस होगा तो काम करने की शक्ति कितने गुना बढ़ेगा? कई गुना बढ़ जाएगी। और जब ये महसूस होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कम हूँ या छोटा हूँ या मेरे हाथ तक चार नहीं है उनके चार, ऐसी कुछ भावना में रहोगे, कोई भी कार्य पूरा नहीं। साथियों, ये बताने का मकसद केवल मेरा इतना था कि जो भी आगे बताऊंगा उसको आप ढंग से समझ लो। मूवमेंट को सफल करना है। सफल इसलिए करना है कि बहुत सही काम करते हो आप। समानता की बात करना, प्रेम करुणा आदर की बात करना गुनाह नहीं है। कहीं भी खड़े होकर बोल देना। सत्ता किसी के पास किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन अगर उद्देश्य सबसे सही नहीं है ना, तो आपकी जिम्मेदारी अपना जिम्मेदारी बनती है सही मूल्यों पर आधारित समाज की हम रचना करें। ये हमारे महान लोगों ने जिंदगियां लगा लगा कर हमें सिखाया। नाम गिनेंगे तो लंबी लिस्ट में उनके कार्यक्रम में भाई ने बोला था कि जो आरक्षण वाला शब्द यूज किया, मैंने बोला कि इसके चारों तरफ एक आवरण है। छोटा सा मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, होना क्या चाहिए और हम क्या समझ रहे हैं। तीनों चीजें अलग अलग तरीके से समझ में आएंगी। आजाद भारत के बाद 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो क्या संविधान ने लोगों को अलग अलग बांटा है क्या? आप बताइए। 1950 से पहले दूसरी सत्ता के हम नियंत्रण में थे। सामाजिक सत्ता किसी और के हाथ में थी, उनके नियंत्रण में थे। लेकिन 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो हमारे परम वंदनीय बाबा साहब की जिंदगी की कमाई के कारण जो संविधान भारतीय संविधान में हम लोगों ने दिया, उसमें भारत के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते हों, वो सब भारतीय हैं, उन सबको समान अधिकार है। ये बात तो समझते हैं आप सब? हम समझते हैं, महसूस नहीं करते थे। हमें महसूस करना है, कल से हमें आज से महसूस करना है। भारतीय संविधान ने सबको बराबर कसौटी में ला दिया। अब उस भारतीय संविधान में जो पहली लाइन लिखी है, वो पहली लाइन में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान बनाया तो बनाते समय क्या विचार कर रहा था, विजन क्या था, क्या सपना था हमारे वहां लोगों का, तो मैं जानना चाहती हूँ। संविधान में लिख के दिया, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा भारत के संविधान की प्रस्तावना। उस प्रस्तावना के जो शब्द उसमें लिखे हैं उनका अर्थ अगर हम समझेंगे तो हमें आज सामने आ जाएगा कि हमारा किस तरीके से काटा गया है, हमें किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। हमारे ही अपने घर को बोला गया तुम्हारा नहीं। क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरिन समाजवादी सोशलिस्टिक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर
एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो उसमें 4 शब्द आए आपके पास। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरे लिए आज के विषय के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणराज्य। इन 2 शब्दों का मैं आपको अर्थ बताऊंगा। 1950 से पहले तो वोट डालने का अधिकार नहीं था, जो सत्ता ने चाहा वो हो गया। सब चला लंबा इतिहास, अंग्रेजों से पहले होगा समाज व्यवस्था चल। पर 1950 में सभी को वोट डालने का अधिकार मिल गया। मतलब अब से जो भारत की शासन व्यवस्था चलेगी वो भारत के लोग, हम भारत के लोग तय करेंगे भारत का भविष्य कैसा हो। भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा है, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। खुद तय करेंगे कि कैसी शासन व्यवस्था है, खुद तय करेंगे। तो लोकतंत्र में दे दिया। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये चीज दी है तो लोकतंत्र की एक समस्या भी पैदा हो सकती है। और सब जानते हैं, पूरी दुनिया का उन्होंने पढ़ा हुआ था कि लोकतंत्र में अगर हमने केवल वोट का अधिकार दिया, केवल वोट का अधिकार दे दिया, तो कोई भी मेजोरिटी आएगी शासन व्यवस्था पे कंट्रोल करेगी और वो जो अधिकार हम दे रहे चेंज कर देंगे। इसका क्या उपाय? क्योंकि देश में तो भैया अंधकार की तो कोई सीमा नहीं है ना, हमारे यहाँ अंधकार फैलाने की कोई सीमा नहीं है। बड़े आराम से मेजोरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलग अलग तरीके किया भी गया, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो रिपब्लिक जोड़ा गया, गणराज्य। गणराज्य क्या मतलब हुआ? गणराज्य का मतलब, रिपब्लिक ऐड करने का मतलब यह है कि जो ये संविधान बनाया है इसमें कुछ ऐसे अधिकार संरक्षित हम करते हैं कि आने वाली कोई भी मेजोरिटी गवर्नमेंट इन अधिकारों को नहीं छीन सकती, इन अधिकारों को चेंज नहीं कर सकती। वो आपके सामने मौलिक अधिकारों के तौर पर है, आप देख सकते हैं। कोई भी मेजोरिटी गवर्नमेंट या मेजोरिटी समुदाय, जो माइनॉरिटी समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका इन आधारों पर शोषण। अब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम चले गए, लेकिन समाज की संरचना और आर्थिक संरचना में तो बहुत ज्यादा असमानता है। सभी जानते हैं इस बात। 20% लोगों के पास सारे संसाधन 80% के पास बिल्कुल नहीं है। और अगर रेस पूरी करनी हो, एक लाइन सीधी खींचेंगे, 80% उसको कुछ भी नहीं पता और 20% को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ उसके पास ज्ञान है, और लाइन दोनों को शुरू करने की एक ही होगी, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जो पहले से मजबूत है। इसलिए जो सीधी लाइन है, इस लाइन को लाइन ऑफ इक्विटी नहीं बोला जाता। और संविधान में बात को समझा गया कि समानता के लिए अब हमें जब समान व्यवहार करना है, संविधान का उद्देश्य समान व्यवहार करना है, बिल्कुल इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन वो इक्विटी भी है इसके अंदर। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ लाने के लिए, सबको समान करने के लिए, समान आगे हम व्यवहार समान करेंगे तो उससे पहले समान को बनाना पड़ेगा, तभी तो हम किसी के साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि असमान लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना भी एक असमानता ही है, गुनाह है। और ये आज भी बहुत पुराने पुराने लोगों ने बात करी, बाबा साहब जानते। तो इसलिए क्या किया जाए? ये किया जाए कि जो 80% आदमी संसाधन रहित हैं, किसी भी तरह से सिस्टम में नहीं है, उन लोगों को एक अलग से हम प्रिविलेज दें, अलग से उनको मौके दें, जिससे वो तैयार हो पाए और सिस्टम में अपनी भागीदारी बना पाए। अब ये क्यों है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं मैं, कहीं भी चर्चा में नहीं आई होगी और यही आपको कल को बोलना है पड़ेगा। ऐसा भी क्यों है? क्यों इक्विटी की जरूरत क्यों है? हम क्यों 80% को ऐसा? क्योंकि जब संविधान बना वो इस बात के आधार पर था कि देश के हर एक समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब इलेक्शन हुए, सारे प्रमुख से हर एक जाति धर्म समुदाय के लोगों को इलेक्ट किया गया और ब्रिटिश लोगों ने जिन्होंने बात बोली थी क्या अपना संविधान बनाई, वो भी बात कर रहे थे। तो हमारे लोगों में मूवमेंट था उस समय। तो संविधान अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसेंट है। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि वो यंत्र है सहमति का, कि हम सब लोग मिलकर भारत बनाते हैं इन शर्तों के बनाते हैं, ये हमारी शर्तें होंगी, इन शर्तों पर हम सबको अधिकार मिलेंगे और इन अधिकारों के साथ हम भारत को आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसेंट में बात लिखी गई। अगर लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था चलानी है तो देश के हर एक नागरिक को प्रतिनिधि मिलना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब, नहीं तो फिर वो तो मोनार्की राजशाही हो जाएगी। इसीलिए देना पड़ा। तो ये जो बात मैंने बोली
कि 80% लोगों को भी उठाना है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था हमने बनाई, 20% पहले से मजबूत है। अब उनको उठाने के लिए तुरंत तो आप इंजेक्शन तो आता नहीं, आपके पास वैक्सीन लगा दी है, एंटीडोट दे दिया। अब समाज को उठाने के लिए तो कोई वैक्सीन तुरंत नहीं है ना, आप तुरंत तो किसी को डिग्री नहीं पकड़ा दोगे। क्या है ये डिग्री होल्डर करने तो भाई कुछ नहीं आता, तुरंत डिग्री दे दोगे उनको। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में लाना पड़ेगा उसको। प्रक्रिया में लाने के लिए तत्काल से क्या ऐसा किया जाए कि भाई को मौका मिले। तत्काल से क्या था, तब बात आई कि जब रिप्रेजेंटेशन देना है तो भाई ऐसा करो कुछ सीटों को रिजर्व किया। ये भी क्यों आया, पुनः तक की पूरी हिस्ट्री है, वो कभी दोबारा का बताऊंगा, मैं ही शुरू करता हूँ, ठीक है। वो भी इसके पीछे भी सीटें आरक्षित करने के पीछे भी हिस्ट्री है। लेकिन क्योंकि मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए इसी बात पे हमारी सहमति है। जिस दिन सहमति में टकराव होगा ना, सभी को अधिकार है उसकी बात रख पाए, संविधानिक तरीके से अपनी बात रखेगा और प्रतिनिधित्व देना है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के लोगों के द्वारा ही है, भारत के लोगों के लिए है, तो भारत के 80% लोगों को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। देने के लिए तत्काल क्या कार्य है, आरक्षण, रिजर्वेशन। इसको ऐसे कह सकते हो कि भूख लगी है, खाना देना है, अब खाने में आप रोटी दे दो, चावल दे दो, वो एक तरीका है, बट असली चीज क्या है, भूख। तो यहाँ असली चीज क्या है, प्रतिनिधित्व देना है, प्रतिनिधित्व बनता है। रिप्रेजेंटेशन इसलिए बनता है क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। मेरी बात समझिए, ये हमें कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए जरूरी है, हमें समझना ये अधिकार है। अधिकार इसलिए है क्योंकि देश के सब लोग उसके देश के मालिक है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है देश में। इसीलिए तुरंत उनको तत्काल प्रभाव देने के लिए, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए, बच्चा भविष्य लगाना, इसके लिए तुरंत कैसे करें हम, आरक्षण। अब इसकी व्यवस्था बाबा साहब ने लिख दिया आर्टिकल 14 में, तो बोलते राइट इक्वलिटी। लेकिन अब जो इक्विटी की मैंने बात करी थी, जो असमान लोग हैं, तो आर्टिकल 15-16 डाले गए। आर्टिकल 15-16 में उन्होंने बात कह के छोड़ दी कि भाई किसी के साथ में भी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 उनके बीच में डाला। और जो अंदर फिर बाद में हम कैसे करेंगे, गवर्नेंस कैसे चलाएंगे, तो आर्टिकल 30, 32, 35 में 330, 332, 35 में उन्होंने बाद में व्यवस्था करी। लेकिन क्योंकि सामने वाली व्यवस्थाएं, उनकी मानसिकता आप सब जानते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ न मिले। उन्होंने पहले दिन से विरोध करना शुरू कर दिया जब तमिलनाडु में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। उस समय पेरियार जी वहां पर मूवमेंट चला रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट ने सीटों को रिजर्व करने का अपना जियो निकाल के गवर्नमेंट ऑर्डर और हाई कोर्ट में चले गए। हाँ, दोहराई राजनीति, ठीक है, उन्होंने कर दिया। तो ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, कर दिया। फिर वो बकायदा कोर्ट केस हुआ, आपस में क्या बोलते हैं वाद विवाद हुआ, सरकार को पहला अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि सामाजिक और न्यायिक तंत्र पर आधारित समाज चलाने थी। बाबा साहब का प्रेशर था, पेरियार साहब थे वहां पर, सब लोगों ने मूवमेंट चलाया, तो अमेंडमेंट करना पड़ा। 15/4/16/4 आपके सामने तब उसमें लिखा हुआ है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस आर्टिकल में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो रोक पाए स्टेट को ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं उनको भागीदारी दे। नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये अमेंडमेंट के तौर पर आया। तब जाके बाध्य हुई सरकारें और फिर आरक्षण की व्यवस्था आ गई। अब आरक्षण में भी जब इनको लगा कि देना तो पड़ा, कंफ्यूज कैसे करें। कंफ्यूज करने के लिए जो आर्टिकल 15 जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और आर्टिकल 16/4 में जो व्यवस्था की गई है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए दिया है। उचित जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, ठीक है। ये हो गई दो बातें जो आपको बताया कि 30, 32, 35 है। 30 और 32 में आपके राजनीतिक आरक्षण की बात की गई स्टेट और सेंट्रल लेवल। अब हुआ क्या कि जिस समय ये आपस में बाबा साहब उनके आपस में बातचीत हुई, पूरा हुआ, सब कुछ हुआ, डिसाइड हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में सब बातें डाली गई, तो जो राजनीतिक आरक्षण है
उसके ऊपर ये बात तय हुई है कि ठीक है 10 साल के लिए इसका रिव्यू पीरियड है, 10 साल के लिए आपको दिया जाए। लेकिन आर्टिकल 15-16 में ऐसी कोई बात नहीं की गई। उसमें तो हालांकि ये बात तक है कि जब तक समाज में सर्वे होगा कुछ ग्राउंड्स को आधार पर, और जब जनता और प्रतिनिधि उनके चुने हुए ये बात तय नहीं करते कि लोग उठ गए होगा, तब तक व्यवस्था कंटिन्यू बनी रहेगी। लेकिन जो 10 साल वाली जो राजनीति चली उसके पीछे जो उद्देश्य रहा होगा, तो 10 साल वाला मुद्दा उन्होंने बताया था वो केवल और केवल राजनीतिक आरक्षण जो आपको स्टेट के लिए असेंबलीज में इलेक्शन के लिए और सेंटर में आपको लोकसभा इलेक्शन के लिए ये आज तक लागू हो, बाद में नीचे भी जाता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट हो। ये 10 साल के रिव्यू की बात। अब इस 10 साल के रिव्यू को, क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो जानते इस बात का जानकारी का अभाव है हमारी जनता में, और बड़े बड़े मीडिया चैनलों से ये बात फैला दी गई कि पूरा का पूरा आरक्षण की व्यवस्था 10 साल की, और ये लोग लंबा लंबा कहते जा रहे हैं मैरिट खत्म हो रही है, ये सब ऐसा फालतू घंटिया हमारे लोगों के बीच में ये बातें डाल रही है। 80% पढ़े लिखे ऐसे लोग तो मैं मिला हूँ जो नौकरी पाते हैं और वहां जाने के बाद वो ये बात बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे पहले उनका सूचना तंत्र है वो पहुंच गया और उन सभी लोग डालते कि मैरिट खत्म हो रही है, उड़ा हो रहा है और 10 साल की व्यवस्था है। तो ये बात आपको क्लियर है इससे राजनीति के जो आरक्षण है वो 10 साल की व्यवस्था में था, उसका रिव्यू होता है। और जो आर्टिकल 15-16 जो आपके एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक देश में जातीय आधारित असमानता रहेगी, जब तक रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व हमारे समाजों का नहीं पूरा होता, तब तक ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए सबको भागीदारी देना जरूरी है। ये बात क्लियर रहेगी। मैं बहुत समय नहीं लूंगा अभी, इसी बात में मैं 2-4 बस आपको बातें बताता हूँ। लंबा हम नहीं चाहते कोई मुझे लंबी पिक्चर है ना, दोबारा से फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैरिट क्या होता है और ये और जितने भी इन्होंने सारे फैला रखे ना मतलब मसले पर हम आपको बताएं। मैरिट किसी भी तरीके से कोई किसी एक सब्जेक्ट में नंबर लेके आ गया, इससे मैरिट डिसाइड नहीं होता। वो एक व्यवस्था है। एक व्यक्ति जिसने बचपन से कुछ और पढ़ा है, तुमने कुछ और पढ़ा है और पेपर तुम उसके साथ सेट कर दोगे, ऑब्वियसली नंबर से कमाएंगे। दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, दोनों की आर्थिक पृष्ठभूमि अलग है, तो ये मैरिट का पैमाना नहीं हो सकता। मैरिट का पैमाना ये है कि जब इसको मौका मिले और इसका मौका मिले, इन दोनों को बराबर मौके दिए जाए, फिर कौन आगे बढ़ता है तब मैरिट डिसाइड होगी कि कौन आगे बढ़ता है, कौन व्यक्ति कमजोर है, कौन मजबूत है। ये बातें समझनी हमको अपने दोस्तों को पता नहीं। मैरिट का ध्यान ये साथियों किसी भी तरह के गलत प्रचार में नहीं पड़ना है। और एक और बात देखिए, शासन व्यवस्था की जो बात करी थी ना, शासन व्यवस्था आइसोलेशन में नहीं चलती कि हमने किसी एक जगह में चले गए और एक शासन व्यवस्था डेवलप हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके अंग हैं, भाई ने बताने की कोशिश करी थी आपको। कोई भी शासन व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था के बिना बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। अब आप देखो संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए, सबको दिए, देश के हर नागरिक को दिए, लेकिन जिसके पास में वो मीडिया की ताकत है, जिसके पास में शासन व्यवस्था उस तरह की है, उसने क्या प्रचार कर दिया? उसने ऐसा प्रचार किया हमारे लोग खुद को ही गिल्टी मानने लगे, देखी ताकत आती। शासन व्यवस्था को अगर पाना है, इन सारे अंगों को आपको खुद के नियंत्रण में लेना पड़ेगा। अच्छे समाज के इंटरेस्ट में, न्याय आधारित समाज के इंटरेस्ट में, एक बेहतर भारत बने उसके इंटरेस्ट में, जो कि गर्व करने का विषय है। बात आपको समझ में आ रही है? अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। आज दिनेश भाई हमारे अभी बैठे हैं, मैंने बताया अलग अलग संगठनों में काम किया, हमारी आपसे बातचीत होगी, तो मैंने वहां बोला कि भाई जिस फील्ड में माननीय बामन मेश्राम जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ करो, आप उनके साथ खड़े रहो। पर जिस फील्ड में तुम अच्छा करो, ये क्यों नहीं है आपसे? मैंने आपको बताया कार का उदाहरण, इंजन वही था, सब कुछ वही था, लेकिन गाड़ी नहीं चल सकती। तो आज भी तो वही है। अरे अलग अलग संगठन बन गए, जाति लोग पहले ही टूटे पड़े हैं, स्त्री पुरुष का जेंडर का पहले हमारा एक अलग अलग सोच का दायरा है, उन सबको सारे अंगों को एक साथ लेके आए, तभी तो हम इसका अगर हम ऐसा लाने का प्रयास
देखो दो चीजें, उद्देश्य की बात नहीं ना, दो चीजें, या तो हम चाहते ही नहीं कि हमारी भूख मिटे, सिंपल सी बात। आप में से कोई भी एक व्यक्ति बता दे वो भूखा हो खाने का प्रयत्न नहीं करेगा, बता दो कौन? कोई भी है सब, उसे पता है कि मर जाएगा, इस हद तक उसका दिमाग तैयार है। तो जब उधर मेरा तैयार होता है, मुझे पता है मर जाऊंगा, यहाँ मोमेंट में फिट हो गया, क्या नहीं पता मर जाएगा, या तो नहीं पता, या पता हो कि हमारा उद्देश्य वो नहीं है, इसलिए हम साथ आने को तैयार नहीं। कोई बात आप समझ रहे हैं साथियों, हमें एक दूसरे के अच्छे कार्यों के साथ खड़ा होना। आप उनसे पूछ के देख लीजिए, हर एक कार्य में हमारा हर पॉलिटिकल कार्य में समर्थन मिला, फिर हमने दूसरे ग्रुप को बोला, उनको मिला, फिर पॉलिटिकल विंग को मिला, सबको समझाया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर रोटी नहीं मिली तो कल को क्या होने वाला है। और फिर वही बात है कि आत्मसम्मान में आप कम नहीं हो, हाथ पैर सब कुछ बराबर है, सारी चीज बराबर है, समाज में आपको पोजीशन मिली हुई है, संविधान ने अधिकार दे दिया, फिर वो कौन सी बातें जो रोक रही है वो केवल हम ही है, केवल हमारे नासमझी है, केवल हमारा उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट नहीं है बस। और मैंने बताया कि हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। कोई भी आपका सवाल हो, आप वो सवाल भी पूछिए, क्योंकि कोई भी चर्चा तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक जो मैंने बोला आपने क्या समझा, जो भाई ने बोला क्या समझा, थोड़ा अलग पैटर्न चेंज करने की बात। आप लोग इस पूरी चर्चा में जो भी आपके सवाल हो वो भी आप पूछिएगा, उसका अभी इसमें टाइम लेंगे और इधर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बात मैंने आप लोगों की शर्त बताई नहीं होगी, अधिकारों के रक्षण के लिए किस हद तक लड़ रहे हैं। मैं सरकारी एम्प्लॉई हूँ, भारत सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे प्राउड है बात का, और इसी में मैं देश की चीजों को पूरा करें। लेकिन साथ में समाज में तो एक ऐसे एक्ट को भी, एक ऐसी व्यवस्था जो आएगी संविधान को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से डायल्यूट करने की, उसमें मतलब हमें लगा जैसा हो रहा है, उसको भी बड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बात समझे? इसलिए क्योंकि देश के प्रति कमिटेड है, हमारा जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति इसके लिए कमिटेड है, और इसमें आप सभी का सहयोग भी करना ये है। हमें भविष्य के लिए जीना है तो आज खड़े हो जाना है, और खड़े हो जाना है तो पूर्णतः सब कुछ सीख के समझ के। क्यों? समान लोग हैं, सभी में बराबर ताकत है, बस हमारी जो कमियां हैं हम लोगों ने कैसे करी उनके में काम कर देना है। आप सब लोगों ने गंभीरता से मुझे सुना, गांधी ने मौका दिया, तो महान हमारे योद्धाओं को पुनः याद करते हुए मैं अपनी बात को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के भी जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। इनकी एक बात करना है, जो आर्थिक आरक्षण जो 10% इन्होंने दिया था, तो उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। हालांकि उस तरह से काफी सारा इन पे प्रेशर भी रहा होगा, एक दो बार मेरे हिसाब से बात भी हुई, तो एक बलिदान की भावना इनको भी थी कि शायद मुझे भी